हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के ट्रीटमेंट पे। तो दोस्तों, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी पे एक डिटेल्ड लेक्चर वीडियो इस चैनल पे मैंने अपलोड किया हुआ है पहले ही। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन पे उसके लिंक को मैंने शेयर किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और दोस्तों, नीचे एक सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं तो आप सुपर थैंक्स देके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के ट्रीटमेंट पे बात करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी आखिर होती क्या है। दोस्तों, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एक एलर्जिक रिएक्शन है। तो जब भी बॉडी में कोई एलर्जन एंटर करता है, एलर्जन यानी कि एंटीजन एंटर करता है, तो वो सबसे पहले एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से क्या होता है, इंटरेक्ट होता है। और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इसको क्या करती हैं, टी हेल्पर सेल को ट्रांसफर कर देती हैं। गॉट इट। और टी हेल्पर सेल इसको एंटीजेनिक पेप्टाइड के फॉर्म में अपनी सरफेस पे क्या करती हैं, प्रेजेंट कराती हैं। गॉट इट। और ये टी हेल्पर सेल क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होके टी हेल्पर 2 सेल में डिफरेंशिएट हो जाता है। गॉट इट। अब ये टी हेल्पर 2 सेल बी सेल से इंटरेक्ट होता है और इन टर्न ये इंटरल्यूकिन 4 रिलीज करता है। गॉट इट। इंटरल्यूकिन 4 जैसे ही आपका रिलीज होता है, ये बी सेल भी आपकी क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाती है। और ये प्लाज्मा सेल्स कैसी बनती हैं, आईजीई प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स ये होती हैं। यानी कि जो आईजीई है वो एंटीबॉडी है, एलर्जिक एंटीबॉडी है। गॉट इट। तो यहां पे जब एलर्जन आपका एंटर किया है तो ये बी सेल आपकी ऐसे प्लाज्मा सेल्स में आपकी डिफरेंशिएट होती है जो आईजीई का एंटीबॉडी ई का प्रोडक्शन करती है और साथ में मेमोरी सेल्स भी आपकी बन जाती हैं। गॉट इट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एलर्जिक आईजीई एंटीबॉडीज हैं। अब ये आईजीई एंटीबॉडीज मास्ट सेल की सरफेस से जाके अटैच हो जाती हैं, जहां पे ऑलरेडी इनके क्या बने हुए हैं, इनकी सरफेस पे, मास्ट सेल की सरफेस पे इनके क्या है, रिसेप्टर्स क्या है, प्रेजेंट है। गॉट इट। तो ये एफसी एंड के थ्रू, एंटीबॉडी के एफसी एंड के थ्रू इनके सरफेस पे, मास्ट सेल की सरफेस से जाके लग जाते हैं। और इस मास्ट सेल को जहां पे आईजीई एंटीबॉडीज लगी हुई है जिसके सरफेस पे, इस मास्ट सेल को बोलते हैं सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल्स। तो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन 2 फेज में कंप्लीट होती है। एक तो सेंसिटाइजेशन फेज और दूसरा इफेक्टर फेज। तो यहां तक की जो कहानी थी उसको हम बोलते हैं सेंसिटाइजेशन फेज। अब यहां से इफेक्टर फेज शुरू होता है। तो सेकेंडरी जब एक्सपोजर होगा, यानी कि उसी एलर्जन का, सेम एलर्जन का, ये जो स्टार्टिंग में जो प्राइमरी एलर्जन था, जब इसका री एक्सपोजर होता है, दोबारा से यही सेम एलर्जन या एंटीजन एंटर करता है, तो वो डायरेक्टली इस सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल से इंटरेक्ट होता है। और ये देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली इन मास्ट सेल से लगी हुई जो आईजीई एंटीबॉडीज है उनसे जाके अटैच हो जाता है। और बदले में क्या होता है कि इन मास्ट सेल्स का डीग्रेन्युलेशन हो जाता है। गॉट इट। और डीग्रेन्युलेशन होने पर ये मास्ट सेल्स क्या रिलीज करती हैं, कुछ वैसो एक्टिव अमाइंस को रिलीज करती हैं, जैसे हिस्टामाइंस हैं या सीरोटोनिन्स हैं। गॉट इट। तो इस तरह के केमिकल्स ये जो मास्ट सेल है वो डीग्रेन्युलेशन के बाद रिलीज करती हैं, उनको बोलते हैं वैसो एक्टिव अमाइंस। तो ये जो आपके इस तरह के केमिकल्स हैं, आपके हिस्टामाइंस है, सीरोटोनिन्स हैं, इनको मीडिएटर्स भी बोला जाता है, केमिकल मीडिएटर्स। गॉट इट। तो ये 2 तरह के मीडिएटर इस केस में होते हैं, तो प्राइमरी मीडिएटर्स और दूसरे सेकेंडरी मीडिएटर्स। प्राइमरी मीडिएटर्स जो आपके प्रीफॉर्म्ड केमिकल्स होते हैं, यानी कि मास्ट सेल ने उनको पहले से ही बनाया हुआ है, जैसे आपके हिस्टामाइंस है और सीरोटोनिन्स हैं, ये प्राइमरी मीडिएटर्स हैं। दूसरे होते हैं सेकेंडरी मीडिएटर्स, जैसे आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं या ल्यूकोट्राइन्स हैं, ये होते हैं सेकेंडरी मीडिएटर्स। गॉट इट। तो इन मीडिएटर्स का या इन केमिकल्स का काम क्या होता है कि ये केमिकल्स आपके क्या करते हैं, स्मूथ मसल से इंटरेक्ट होते हैं और स्मॉल ब्लड वेसल से इंटरेक्ट होते हैं, म्यूकस ग्लैंड से होते हैं, ब्लड प्लेटलेट से होती हैं और सेंसरी नर्व एंडिंग से और इसिनोफिल से इंटरेक्ट होता है। और ये करते क्या है, स्मूथ मसल सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ब्लड वेसल्स का डायलिटेशन कर देते हैं। गॉट इट। और
जो आपकी ब्लड प्लेटलेट्स हैं उनका डिग्रेनुलेशन करती हैं। तो इस तरह के इसके क्या रहते हैं, फंक्शंस रहते हैं इन केमिकल्स के। गॉट इट? दोस्तों बहुत सारे एलर्जेंस हैं जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को मीडिएट करते हैं, उसको रन कराते हैं। तो उनमें से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे एलर्जन का टाइप है फूड। फूड एलर्जेंस में बहुत सारे एलर्जेंस हैं, जैसे नट्स हैं, एग्स हैं, पीज, सी फूड, बीन्स, मिल्क, ये सब फूड एलर्जन के टाइप हैं। ऐसे ही प्लांट्स एंड पोलन्स में जैसे आपके राई ग्रास है, रगवीड्स हैं, ये सब आपके प्लांट पोलन एलर्जेंस हैं। प्रोटीन्स में जैसे आपके फॉरेन सीरम है या वैक्सीन्स हैं, ये भी आपके एलर्जन का काम करते हैं। ड्रग्स में जैसे पेनिसिलिन है, सल्फोनामाइड्स हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स हैं एंड सैलिसाइलेट्स हैं, ये आपके ड्रग एलर्जेंस हैं। इंसेक्ट बाइट प्रोडक्ट्स भी हैं आपके, जैसे विनन ऑफ बी, यहाँ पे विष, मधुमक्खी का विष, वेस्प्स का विष जिसको आप ततैया बोलते हैं, वेस्प्स, एंट का विष, चींटियों का काटना। चींटियां भी क्या करती हैं, केमिकल्स को आपकी बॉडी पे एंटर करती हैं जब वो बाइट करती हैं एंट्स, तो वो भी एलर्जन का काम करता है। जैसे कॉकरोच, कैलिक्स हैं या डस्ट माइट्स हैं। डस्ट में आपकी धूल के कण में भी बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो एलर्जन का काम कर सकते हैं। अदर्स में जैसे मोल्ड, स्पोर्स हैं, एनिमल हेयर्स, जैसे फर्स होते हैं एनिमल्स के, डॉग फर हैं जैसे, या डेंडर्स हैं। डेंडर्स का मतलब है जो स्किन स्किन कुत्तों में या बिल्ली में आपने देखा होगा कि उनकी स्किन पे कुछ डेंड्रफ रहता है, खुश्की सी रहती है, तो उसको बोलते हैं डेंडर। गॉट इट? तो ये सब आपके एलर्जेंस हैं जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को लीड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट कॉमन जो आपकी एलर्जीज हैं, जैसे फूड एलर्जी, एनवायरमेंटल एलर्जी, ड्रग एलर्जी, इंसेक्ट एलर्जी, बहुत टाइप की आपकी एलर्जी हो सकती है। उसके लिए एलर्जेंस कौन कौन से हो सकते हैं वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नाउ बात कर लेते हैं सिम्टम्स की कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में सिम्टम्स कौन कौन से डेवलप होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि स्मूथ मसल्स का, पल्मोनरी स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो स्मूथ मसल्स जब आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपकी जो आपका एयरवेज है, ट्रैकिया है, या जो पूरा आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, उनकी जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन में चली गई हैं, तो ब्रीदिंग करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। हाइपोटेंशन, देखिए क्योंकि ब्लड वेसल्स का डायलेटेशन हो रहा है, ब्लड वेसल्स आपकी डायलेट हो रही हैं, तो ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाता है, तो हाइपोटेंशन हो सकता है। ईचिंग भी एलर्जी का टाइप है। स्नीजिंग होगी, गॉट इट? छींक आएंगी बार बार। रनी नोज यानी कि नाक का बहना, म्यूकस सिक्रीशन निकलना नाक से। वाटरी आईज, आंख से पानी निकलना। स्किन रैशेस पड़ जाते हैं, पिक्चर में आप देख के आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, ईचिंग हो रही है, स्नीजिंग, रनी नोज, हेडेक भी हो सकता है, आपका वाटरी आई से पानी निकलना, और हाइव्स या फिर स्किन रैशेस पड़ना। गॉट इट? इसके अलावा जो फूड एलर्जेंस हैं उनसे वोमिटिंग की प्रॉब्लम और डायरिया भी हो सकता है। कभी कभी पेशेंट को फीवर भी आ सकता है। गॉट इट? तो वोमिटिंग और डायरिया, फूड एलर्जन के कंडीशन में वोमिटिंग और डायरिया भी आपकी हो सकती हैं। फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से जो सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, या आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है? अवॉइडेंस ऑफ कांटेक्ट विद नॉन एलर्जेंस। आपको ऐसे जो एलर्जेंस हैं जो आपको नॉन है, आपको पता है कि आपको जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है, उन एलर्जन से आप दूर रहिए, उनको अवॉइड करिए। जैसे आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट से दूर रहने के लिए आप मास्क को यूज कर सकते हैं, फेस मास्क आप यूज करिए। दूसरा, हाउस पेट्स जो हैं, जो आपके पालतू जानवर है, जैसे कुत्ता है या बिल्ली है, इनसे आप दूर रह सकते हैं, क्योंकि इनके फर से, इनके जो हेयर्स हैं या इनके डेंडर्स हैं, इनसे आपको एलर्जी होती है, तो आप इनसे दूर रह सकते हैं। और कुछ जो एलर्जिक फूड्स हैं आपके, जैसे नट्स हैं या मिल्क है या पीज हैं या सी फूड्स, बीन्स, जो भी आपके जिससे भी आपको एलर्जी हो रही है, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो इससे आप क्या कर सकते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन से आप बच सकते हैं। गॉट इट? तो इस तरह के जो एलर्जेंस हैं उनको आप आइडेंटिफाई करिए और फिर उनको अवॉइड करिए, यानी कि उनको स्केप करिए, उनसे बचिए आप। गॉट इट? दूसरा तरीका है हाइपोसेंसिटाइजेशन का। हाइपोसेंसिटाइजेशन का मतलब है कि जो सेंसिटिविटी बढ़ रही है, हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, उसको कम करना आपको, उसको हाइपो में लाना, हाइपर सेंसिटिविटी को हाइपोसेंसिटिविटी में कन्वर्ट करना आपको। वो कैसे? कि आप जो एलर्जन जो है, एलर्जन का रिपीटेड इंक्रीज्ड डोज आप रिपीटेडली उसको क्या करिए? एक्सपोजर करिए, यानी कि सबक्यूटेनियसली आप उसको इंजेक्ट करिए बॉडी पे। गॉट इट? तो जब सबक्यूटेनियसली आप इंक्रीज डोज ऑफ एलर्जेंस को रिपीटेडली उसको इंजेक्ट करेंगे बॉडी में, तो वो क्या कर सकता है? इट कैन रिड्यूस और एलिमिनेट द एलर्जिक रिस्पॉन्स टू द सेम एलर्जन। तो जो नेचुरली बाद में अगर वही एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर करता है, इंटरेक्ट होता है, तो
एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, क्योंकि आप उसके लिए फिर हाइपर सेंसिटिव नहीं होंगे। बार बार आपको दिया जा रहा है तो आप उसके लिए अडेप्ट हो जाएंगे। तो अडेप्ट जब हो जाते हैं तो आप हाइपो सेंसिटाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि आपका जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, या फिर आप एलर्जिक रिस्पॉन्स को एलिमिनेट कर जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है इससे बचने का। अब ये चीज़ कैसे हो सकती है, वो आगे की स्लाइड पे आप समझ सकते हैं उस चीज़ को, कि दो तरह से आप इस तरह के दो मैकेनिज्म से ही ऐसा पॉसिबल है कि हाइपोसेंसिटाइजेशन हो। एक तो क्या हो कि जो आपकी ये आईजीई प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स हैं, इनका शिफ्ट हो जाए कि ये ऐसी प्लाज्मा सेल्स बने जो आईजीजी का प्रोडक्शन करे। किसका प्रोडक्शन? आईजीजी का प्रोडक्शन करे। तो इसको क्या बोलेंगे? ए शिफ्ट ऑफ आईजीई रिस्पॉन्स टुवर्ड्स आईजीजी, यानी कि आईजीई प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स आपकी, इनका क्या हो गया है? कन्वर्जन हो गया। यानी कि क्या बन रही हैं? अब जो ये बी सेल्स हैं, ये ऐसी प्लाज्मा सेल्स नहीं बनाएंगी जो आईजीई का प्रोडक्शन करे। वो कौन सी प्लाज्मा सेल्स बनाए? जो आईजीजी का प्रोडक्शन करे। या तो ऐसे पॉसिबल है, या फिर क्या हो कि जब आपकी टी हेल्पर सेल्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसमें? टी हेल्पर 2 सेल्स में। तो टी हेल्पर 2 सेल्स का डिफरेंशिएशन ना होके ये शिफ्ट हो जाए, कौन सी सेल्स डिफरेंशिएट हो? टी हेल्पर 1 सेल्स डिफरेंशिएट हो, ताकि टी हेल्पर 1 सेल्स क्या करती हैं? ये इंटरफेरॉन गामा को सिक्रीट करती है, जो कि क्या करती है? आईजीई रिस्पॉन्स को सप्रेस करती है। आईजीई रिस्पॉन्स को सप्रेस करती हैं। तो ये दो मैकेनिज्म, या तो आपका टी हेल्पर 2 सेल्स आपकी शिफ्ट हो जाए टी हेल्पर 1 सेल्स में, या फिर जो आईजीई प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स हैं वो आईजीजी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स में क्या हो जाए? शिफ्ट हो जाए। तो ये जो हाइपोसेंसिटाइजेशन है वो यही इन्हीं दो चीज़ों से पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट का टाइप है इनोकुलेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटी आईजीई एंटीबॉडीज। एंटी आईजीई एंटीबॉडीज का, मोनोक्लोनल एंटी आईजीई एंटीबॉडीज का इनोकुलेशन, ये क्या करता है? इट कैन बाइंड एंड ब्लॉक द आईजीई, बट यूजफुल ओनली इफ द आईजीई इज नॉट ऑलरेडी बाइंड टू हाई एफिनिटी एफसी रिसेप्टर्स। देखिए यहां पे पिक्चर से आप समझिए, ओमालिजुमैब, ये ओमालिजुमैब एक क्या है? ये एक क्या है? मोनोक्लोनल एंटी आईजीई एंटीबॉडी है। तो जब ये इंजेक्ट किया जाएगा तो ये ओमालिजुमैब यानी कि मोनोक्लोनल एंटी आईजीई एंटीबॉडी, ये केवल और केवल जो फ्री आईजीई एंटीबॉडीज हैं उनसे इंटरेक्ट होगा। यानी कि जिनके पास फ्री एफसी एंड है, जिनके पास क्या है? फ्री एफसी रिसेप्टर है टू बाइंड। गॉट इट? तो ये जो आईजीई एंटी आईजी एंटीबॉडीज हैं, ये फ्री आईजीई एंटीबॉडीज से ही बाइंड होंगी। जो आईजी एंटीबॉडीज ऑलरेडी मास सेल की सरफेस से बाइंड हो चुके हैं, उनसे ये इंटरेक्ट नहीं होगा, उनको ये ब्लॉक नहीं कर पाएगा। किसको ब्लॉक करेगा? केवल जो फ्री सर्कुलेटिंग क्या है? आईजीई एंटीबॉडीज है, उनसे ये बाइंड होगा। तो ये क्या करेगा? तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्री आपकी आईजीई एंटीबॉडीज हैं, वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ब्लॉक हो जाएं, तो उतना कम आपका क्या होगा कि उतना कम इनका मूवमेंट होगा मास सेल की तरफ को, और जितना कम इनका मास सेल की तरफ को मूवमेंट होगा, उतनी कम मास आपकी आईजीई एंटीबॉडीज मास सेल की सरफेस से बाइंड होगी, और उतना ही कम क्या होगा? डीग्रेनुलेशन होगा मास सेल्स का। तो डीग्रेनुलेशन अगर कम हो रहा है मास सेल्स का, तो टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन भी आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज्ड हो जाएगा। डिक्रीज्ड मीडिएटर रिलीज, यानी कि जो मीडिएटर, केमिकल मीडिएटर जैसे हिस्टामाइन, सीरोटोनिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स, ये जो आपके रिलीज हो रहे थे, इनका रिलीज होना कम हो जाएगा। यानी कि कम मात्रा में आपके ये केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे, जिससे क्या होगा? जो एलर्जिक रिएक्शन है वो आपकी कम होगी। गॉट इट? अस्थमा की जो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ रही है, वो सारे सिम्टम्स आपके कम हो जाते हैं। गॉट इट? तो ये हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन को कंट्रोल करता है मोनोक्लोनल एंटी आईजीई एंटीबॉडीज का इंसर्शन बॉडी में। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट टाइप इज ड्रग ट्रीटमेंट। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो यूजफुल हैं टू सप्रेस टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो वो कौन सी ड्रग है? इस चार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। ड्रग का टाइप देखिए, सबसे जो पहली ड्रग है दैट इज एंटी हिस्टामाइंस। एंटी हिस्टामाइंस का काम क्या है? एंटी हिस्टामाइंस ये H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। अब ये H1 रिसेप्टर्स क्या हैं? ये H1 रिसेप्टर्स टारगेट सेल पे आपके लगे रहते हैं। टारगेट सेल, जैसे मैंने आपको बताया कि स्मूथ मसल्स हैं या आपके नर्व एंडिंग्स हैं, वो टारगेट सेल्स हैं किसका? हिस्टामाइंस का, जो भी केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। तो H1 रिसेप्टर्स अगर आपके ब्लॉक हो जाते हैं, तो जो हिस्टामाइंस है वो अपना काम करना बंद कर देगा। यानी कि हिस्टामाइन आपका क्या हो जाएगा? हिस्टामाइन रिलीज आपका ब्लॉक हो जाएगा। जो आपकी सेल्स हैं उसका डीग्रेनुलेशन होना आपका क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। यानी कि उन पे जो इफेक्ट हो रहा है वो इफेक्ट आपका कम हो जाता है। दूसरी जो ड्रग है एड्रीनालिन या एपिनेफ्रिन इनको बोलते हैं, ये क्या करते हैं?
दे स्टिमुलेट साइक्लिक एएमपी प्रोडक्शन इन मास्ट सेल्स, देयरबाय प्रिवेंट मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन। यहां पे आपको इस पिक्चर से क्लियर होगा कि एड्रेनालिन एक्चुअल में करता क्या है। एड्रेनालिन क्या करता है, देखिए एड्रेनालिन स्टिमुलेट्स इंक्रीज्ड साइक्लिक एएमपी प्रोडक्शन, साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन ये बढ़ा देता है। गॉट इट। तो जब साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है मास्ट सेल के अंदर, ये स्टिमुलेट करता है डिक्रीज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू मास्ट सेल्स, यानी कि ये कैल्शियम आयंस के लिए उस सेल की परमिएबिलिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। गॉट इट। और ये कैल्शियम आयंस जब मास्ट सेल के अंदर आती हैं, कैल्शियम आयंस का काम क्या होता है कि ये डीग्रेनुलेशन को बढ़ा देते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज साइक्लिक एएमपी ने इसकी परमिएबिलिटी को कम किया हुआ है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स उस सेल के अंदर क्या हो रहा है, कम हो गया है। कम होने से क्या हो रहा है कि मास्ट सेल का डिग्रेनुलेशन प्रिवेंट हो रहा है, बच रहा है। डिग्रेनुलेशन होने से बच जा रही हैं आपकी मास्ट सेल्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो केमिकल आपके मीडिएटर्स हैं हिस्टामाइंस या सीरोटोनिन्स, उनका रिलीज क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। गॉट इट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर साइक्लिक एएमपी की मात्रा कम है मास्ट सेल के अंदर, तो वो कैल्शियम आयंस के इन्फ्लक्स को बढ़ा देता है। अगर ज्यादा है तो कैल्शियम के इन्फ्लक्स को कम कर देता है, क्योंकि कैल्शियम आयंस के लिए उसकी जो सेल की जो परमेबिलिटी है उसको ये क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लक्स कैल्शियम आयंस का कम हो जाता है और डिग्रेनुलेशन आपका बच जाता है। तो डिग्रेनुलेशन बच गया तो हिस्टामाइंस और सीरोटोनिन्स या प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो इस तरह के केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं वो रिलीज नहीं होंगे। अब वो केमिकल्स रिलीज नहीं हो रहे हैं तो आपकी जो सेल्स जो इम्पैक्ट पड़ रहा था इन केमिकल्स का आपकी सेल्स पर, यानी कि आपकी जो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था या ब्लड वेसल डायलेटेशन हो रहा था, वो चीज़ नहीं होगी, तो आप इससे बच सकते हैं। तीसरे टाइप की ड्रग है कॉर्टिसोन्स। कॉर्टिसोन्स भी आपकी हेल्प करती हैं। दे ब्लॉक्स कन्वर्जन ऑफ हिस्टिडीन टू हिस्टामाइंस। हिस्टिडीन का हिस्टामाइन में कन्वर्जन डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू होता है, यानी कि जब हिस्टिडीन का डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब इससे रिलीज होती है, रिलीज आउट होगी, तब हिस्टिडीन से हिस्टामाइन बनेगा। तो ये इस कन्वर्जन को ब्लॉक कर देती है कॉर्टिसोन्स। गॉट इट। और साइक्लिक एएमपी के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है मास्ट सेल्स में। गॉट इट। तो इससे आपका मास्ट सेल्स का डिग्रेनुलेशन प्रिवेंट हो जाता है। थर्ड या फोर्थ टाइप की जो ड्रग है थियोफाइलिन्स। थियोफाइलिन्स भी आपकी क्या करती हैं, ये साइक्लिक एएमपी लेवल को, इंक्रीज्ड साइक्लिक एएमपी लेवल को क्या करती हैं, प्रोलॉन्ग करती हैं। ज्यादा समय तक साइक्लिक एएमपी के लेवल को ये बढ़ाए रखती हैं मास्ट सेल के अंदर, तो जिससे क्या होगा, डिग्रेनुलेशन होने से बचेगा। नेक्स्ट टाइप की ड्रग है क्रोमोलिन सोडियम। क्रोमोलिन सोडियम भी क्या करता है, ये कैल्शियम इन्फ्लक्स को ब्लॉक कर देता है। कैल्शियम इन्फ्लक्स इनटू मास्ट सेल्स को ये ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डायग्राम, इधर आप देख सकते हैं, सॉरी, क्रोमोलिन सोडियम क्या करता है, डायरेक्टली कैल्शियम आयन के इन्फ्लक्स को क्या कर देता है, कैल्शियम आयन के इन्फ्लक्स को ब्लॉक कर देता है। गॉट इट। So friends, this is all about the treatment of type 1 hypersensitivity.